IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की रेगुलेट करने की सलाहियत IAS 16 रखता है। फ्रॉम देयर रिकॉग्निशन, उनके रिकॉग्निशन से लेके और किस तरीके से उन्हें चलाया जाएगा, किस तरीके से उनके ट्रीटमेंट किए जाएंगे, वो सब PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को IAS 16 देखता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ IAS 16 इज टू रिकमेंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। ये इनटेंजिबल एसेट्स पे अप्लाई नहीं होता, सिर्फ टेंजिबल विद सम फिजिकल सब्सटेंस ये अप्लाई होता है। ठीक है, द प्रिंसिपल इशू इज अकाउंटिंग फॉर दीज एसेट्स आर डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग। सबसे पहले रिकॉग्नाइज कब किया जाएगा एक एसेट को? एक एसेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए दो बुनियादी रिक्वायरमेंट एसेट की सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। सबसे पहले आप नॉन करंट एसेट की कॉस्ट रिलायबली क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। अगर आप एसेट की नॉन करंट एसेट की कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं कर सकते तो आप उसे बैलेंस शीट में दिखाने की सलाहियत नहीं रखते, आप उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते। बैलेंस शीट में तो जब दिखाएंगे जब रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इनिशियली रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर कर पाना ज़रूरी, क्योंकि हर दफ़ा हम एसेट पे बाहर से तो नहीं खरीदते ना, कभी इंटरनली भी बनाते हैं। इसके अलावा दूसरी जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो भी नॉन करंट एसेट से बेनिफिट फ्लो हो, चाहे उसे बेच के या उसे इस्तेमाल करके, इस्तेमाल को कहते हैं VIU, वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में देखेंगे हम। तो VIU मतलब वैल्यू इन यूज, और या तो सेल के जरिए जो भी बेनिफिट हासिल हो वो किसकी तरफ बह के आए, फर्म की तरफ बह के आए। ठीक है, ये दोनों बुनियादी शराइत हैं जो पूरी होने पे एक एसेट को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, नॉन करंट एसेट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। अब दूसरी इसमें मामला आता है, ये एसेट को रिकॉग्नाइज किस तरीके से किया जा सकता है। दो बुनियादी मॉडल IAS 16 ऑफर करता है, दो मॉडल ऑफर करता है। एक कॉस्ट मॉडल ऑफर करता है, कहता है कि अपने नॉन करंट एसेट्स को किस पे दिखाओ, कॉस्ट पे दिखाओ, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, मतलब जितने पे उन्हें क्या किया गया था, खरीदा गया था। अच्छा, इसमें एक बारीक बात और बता दूं, आपने अभी बोला नॉन करंट एसेट को जितने पे परचेज किया गया था, नॉन करंट एसेट की परचेज प्राइस इनफ नहीं है नॉन करंट एसेट के तौर पे दिखाई जाने के लिए। नॉन करंट एसेट की जो परचेज प्राइस तय होती है या नॉन करंट एसेट की वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, हमने जापान से मशीनरी खरीदी, जापान से यहाँ तक पहुँचने से पहली दफ़ा लगने, इंस्टॉलेशन और पहली दफ़ा टेस्टिंग तक जितने अखराजात आते हैं वो सब उस एसेट की कीमत का क्या बनते हैं, हिस्सा। दे ऑल आर ट्रीटेड एज कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो वो एसेट की कीमत का हिस्सा बनते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उन्हें क्या करते चले जाते हैं, डेप्रिशिएट करते चले जाते हैं। लेकिन IAS 16 हमें दो मॉडल ऑफर करता है, एक कॉस्ट मॉडल ऑफर करता है और दूसरा फेयर वैल्यू मॉडल। असल नाम तो इसका फेयर वैल्यू मॉडल है, लेकिन इसे रिवैल्यूएशन मॉडल भी कहा जा सकता है। आप चाहें तो एसेट को कॉस्ट पे दिखाएं या चाहें तो उसे फेयर वैल्यू पे दिखाएं, लेकिन पहली दफ़ा जब एसेट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा तो उसे अपनी किस पे ही दिखाना पड़ेगा, कॉस्ट पे दिखाना लाजमी है जब पहली दफ़ा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो कॉस्ट मॉडल फॉलो करें, चाहें तो कौन सा मॉडल फॉलो करें, फेयर वैल्यू मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करें। अच्छा, वैसे कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल में कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए आपके पास 6-7 लैंड हैं, फर्म के 6-7 लैंड हैं, और आपको लगता है यार ये दो लैंड जो है ना ये अपनी कीमत में बहुत बढ़ गए हैं,
इनको क्या कर देना चाहिए, रिवैल्यू कर देना चाहिए। तो IAS 16 बीच में आता है और कहता है कि अगर 2 लैंड रिवैल्यू करे जाएंगे तो ये अलाउ नहीं है। पूरी एसेट क्लास को क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यू करना पड़ेगा। मतलब जितने भी लैंड आप ओन करते हैं सब पे रिवैल्यूएशन मॉडल क्या होगा, अप्लाई होगा। ये मुमकिन नहीं है कि आप 2 लैंड पे रिवैल्यूएशन मॉडल लगाएं और बाकी 4 पे कौन सा मॉडल लगा दें, कॉस्ट मॉडल। ठीक है, इसी तरह व्हीकल है या कोई भी और एसेट हो, अगर इनमें से कोई भी मॉडल फॉलो किया जाता है तो पूरी एसेट क्लास पे उस मॉडल का क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। किसी स्पेसिफिक एसेट्स पे ये एप्लीकेशन मुमकिन नहीं है। ठीक है, अच्छा जहाँ तक डेप्रिसिएशन की बात आती है, कॉस्ट मॉडल में भी डेप्रिसिएशन नॉर्मली कैलकुलेट होता है। वॉट एवर डेप्रिसिएशन मेथड सूट्स यू। IAS 16 आपको स्ट्रेट लाइन मेथड का भी ऑफर देता है, रिड्यूसिंग बैलेंस भी ऑफर करता है, और साथ में ये भी कहता है कि अगर इससे बेहतर कोई तरीका आपके पास अवेलेबल है डेप्रिसिएट करने का तो आप वो फॉलो कर लीजिए। IAS 16 आपको इससे रोकता नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी मस्ट बी फॉलोड। जो भी तरीका फॉलो करें उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करें। ये नहीं 1 साल कॉस्ट मॉडल, 1 साल रिवैल्यूएशन मॉडल, वो 1 साल डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, 1 साल जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे हो रहा है, और तीसरे साल किसी और मेथड से हो रहा है। तो कंसिस्टेंसी एक अकाउंटेंसी का बुनियादी कॉन्सेप्ट है जिसे फॉलो करना लाजमी है। ठीक है, आप जो भी मॉडल फॉलो कर रहे हैं उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करें। हाँ, उसे बदला जा सकता है उस सूरत हाल में कि अगर आपको अंदाज़ा हो कि पहले जो मैंने मॉडल फॉलो किया था वो एग्जैक्टली इस एसिड की डेप्रिसिएशन को क्या नहीं कर पा रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहा। ठीक है, या अच्छी तरह डेप्रिसिएशन नहीं हो पा रही, तो एक आध दफ़ा अलाउ है या चेंजिंग, लेकिन हर कुछ अरसे बाद चेंजिंग अलाउ नहीं है। अच्छा, अगर आप इत्तेफाकन इवैल्यूएशन मॉडल पे चले ही जाते हैं तो ऐसी सूरत हाल में 2-3 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो 2-3 बातें क्या हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे चले ही गए तो एसेट आप रिवैल्यू कर देंगे, उसे उसकी मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू पे दिखाना शुरू कर देंगे। तो फिर IAS 16 कहता है कि हर कुछ अरसे के बाद आपको उसकी फेयर वैल्यू मॉडल के अब उसकी फेयर वैल्यू दोबारा पता करवाना और रिवाइज करना क्या है, ज़रूरी है। 1 साल में या कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में ये रिवीजन क्या है, ज़रूरी है। सालाना बुनियाद पे अगर आप नहीं करवा पा रहे तो कम से कम 2 साल में एक दफ़ा क्या है, ज़रूरी है कि फेयर वैल्यू आप अपडेट करें। रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करने के बाद भी डेप्रिसिएशन उसी तरह कैलकुलेट होता है जैसे पहले कैलकुलेट होता था, लेकिन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। किस तरह फ़र्क आता है ये ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, बहुत बारीक पॉइंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी सुन लीजिए। जिस वक्त आप उसकी कॉस्ट को रीवैल्यू करते हैं, 10 लाख का प्रेमिसेस था, वो रीवैल्यू होके NBV उसकी 10 लाख थी, रीवैल्यू होके आप 40 लाख पे ले गए। उसकी यूज़फुल लाइफ 50 साल थी, लेकिन जब आपने रिवैल्यूएशन किया तो उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी रह चुकी थी, 30 साल, 20 साल गुजर चुके थे। ना सिर्फ आप उसकी कॉस्ट को रीवैल्यू करेंगे बल्कि उसकी यूज़फुल लाइफ को भी क्या करना पड़ेगा, अपडेट। रीवैल्यू नहीं करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है एक अनरियलाइज्ड गेन है। हाथ तो आया पर मुंह ना लगा, समझ रहे, तड़प रहे हैं कि मुंह लग गया लेकिन मुंह ना लगा। तो आएगा। ठीक है सही फरमा रहे हैं, लेकिन मैं अभी इस पे बात नहीं कर रहा।
फर्ज कीजिए पिछली दफ़ा आपने ये सब बातें इसने अंग्रेजी में यहाँ लिखी हुई हैं जो मैं उर्दू में आपको बता रहा हूँ। पहली दफ़ा जब आपने रिवैल्यूएशन किया 40 लाख से एसेट अपनी वर्थ में इंक्रीज कर गया। रिवैल्यूएशन कितने का खड़ा हो गया? 40 लाख का। ठीक है, एसेट फर्ज करें 1 करोड़ का था, बढ़ के कितने पे पहुंच गया? 1 करोड़ 40 लाख पे। हैरानकुन तौर पे जब 2 साल बाद फॉर एग्जांपल आपने दोबारा उसको रिवैल्यू करने के लिए पहुंचे तो पता चला एसेट तो अपनी वर्थ में क्या हो गया है? गिर गया है। ठीक है, ना सिर्फ गिर गया है बल्कि इतना गिर गया है कि 1 करोड़ से भी क्या आ गया है? नीचे। अब एक अजीब सा सिस्टम होगा। रिवैल्यूएशन में जब डेटा डाला गया था तो क्या एंट्री बनाई गई थी? एनसीए डेबिट बाय 4 मिलियन और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट बाय 4 मिलियन। अच्छा, रिवैल्यूएशन सरप्लस के मुतालिक 2 बातें बता दूं। एक तो ये अनरियलाइज गेन है, ये आरई नहीं है। आरई रियलाइज और रिकॉग्नाइज गेन है जो आईएएस के जरिए आता है। ये किसी आईएएस के जरिए से नहीं आता, ये डायरेक्टली बैलेंस शीट में क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के ज़रिए से इसे गुजारा जाता है, लेकिन वो जो ओसीआई का पार्ट है वो भी आईएएस का पार्ट नहीं होता, क्योंकि वो पैट के क्या आता है बाद, जबकि आप पैट की फिगर को आरई में क्या कर चुके होते हैं? ले जा चुके होते हैं। जहन में आ रही है बात या नहीं आ रही है? थोड़ा बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, अच्छा, रिवैल्यूएशन सरप्लस 40 लाख से खड़ा था और 1 करोड़ 40 लाख पे आप एसेट की वर्थ को ले गए थे। इत्तेफाकन लैंड की वर्थ सिर्फ कितनी रह गई? 80 लाख। सबसे पहले रिवैल्यूएशन की क्या जनरल एंट्री बनाई थी जब 40 लाख से एसेट बढ़ा था? जनरल एंट्री बताओ। जब बढ़ा था नॉन करंट एसेट डेबिट और सरप्लस रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट किया था। ठीक है, नॉन करंट एसेट को डेबिट किया था और रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्या किया था? क्रेडिट किया था। अब सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस को पूरे 40 लाख से क्या मार देंगे? डेबिट मार देंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म हो गया, लेकिन एसेट अब भी अपनी असल वर्थ पे नजर आना शुरू नहीं हुआ। अब भी 20 लाख से क्या हुआ है? ओवर स्टेट हुआ है। अब इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स आ जाएगा बीच में, एक नया आईएएस बीच में आएगा और वो बोलेगा फर्दर एसेट को अपनी वर्थ में गिराओ 20 लाख से। और इस दफा रिवैल्यूएशन में वर्थ नहीं गिरेगी, डायरेक्ट कहाँ गिरेगी? आईएएस में। इम्पेयरमेंट लॉस विल गेट डेबिटेड बाय 2 मिलियन और 20 लाख एंड एनसीए विल गेट क्रेडिट बाय 20 लाख। लेकिन अगर आप रिवैल्यूएशन को डेबिट कर रहे हैं तो इसको भी कर लें, नॉन क्रेडिट को भी डेबिट क्रेडिट कर दें तो हो जाएगी वैल्यू। नुकसान जो है वो 1 करोड़ 40 से जो वो गिरा, जब रिवैल्यू किया गया था तो 1 करोड़ से 1 करोड़ 40 पे पहुंचा था। जब अपनी वर्थ में गिरा है तो 1 करोड़ पे भी नहीं आया, 80 लाख पे आ गया है। अब तो इम्पेयर्ड हो गई है वैल्यू। इम्पेयर का मतलब जो असल कीमत थी उससे भी क्या आ गया है? नीचे आ गया है। तो मजबूरन एसेट की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? इम्पेयर। तो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट करेंगे, ये आईएएस के अंदर होगा और एनसीए क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई या कोई परेशानी आ गई? ठीक है। अच्छा, इसमें 2 बातें और आती हैं। आपने जो रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड किया है, मैंने उसे साफ साफ कहा अनरियलाइज्ड गेन है। आईएएस में जाने की क्या नहीं रखता? सलाहियत नहीं रखता। जब आईएएस में जाने की सलाहियत नहीं रखता तो आरई में जाने की भी क्या नहीं रखता? सलाहियत नहीं रखता, क्योंकि आरई में जो डेटा जाता है वो कहाँ से ही जाता है? अमूमन आईएएस से जाता है। या आईएएस अगर बन चुका हो तो उसके बाद वो चीज़ें जो आईएएस को अपडेट करने वाली थी वो डायरेक्ट जाके आरई को क्या कर देती हैं? अपडेट कर देती हैं। एक सवाल पैदा होता है कि ये अनरियलाइज्ड गेन रियलाइज्ड गेन में कैसे बदलेगा। अब तक तो रिवैल्यूएशन सरप्लस अनरियलाइज्ड गेन है 60 लाख का, 40 लाख का। फर्ज करिए वो इम्पेयरमेंट हुआ ही नहीं, हमने उसे इग्नोर मार दिया। 1 करोड़ 40 लाख का रिवैल्यूएशन सरप्लस खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ज़रा गौर से देख लीजिएगा, इस जगह मैं हल्की सी वर्किंग करना पसंद करूंगा और वर्किंग करके दिखाऊंगा अभी। ये काफ़ी मुश्किल वर्किंग है। ठीक है, इसको ज़रा इतिहास से
ओल्ड डेप्रिसिएशन अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, ओल्ड डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 1 करोड़ कहते हैं 10 मिलियन को, 10,000 हजार, ठीक है, 3 जीरो बढ़ा, हजार चले 10,000 हजार। इस वक्त समझाने के लिए पूरे जीरो, डिवाइड का साइन नहीं है, डिवाइडेड बाय इसकी उम्र कितनी थी 50 ईयर्स, तो पर ईयर डिवाइडेड बाय कितना 50, पर साल जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा था वो कितने हजार का आ रहा था, 200,000 का, ठीक है। ये नॉर्मल डेप एक्सपेंस था, ओल्ड डेप्रिसिएशन। 20 साल बाद हमने इसे डेप्रिशिएट किया, 20 साल बाद हमने रिवैल्यूएशन रिवैल्यू किया। अब चक्कर ये कि 1 करोड़ 40 लाख हो गया। चक्कर ये कि लैंड तो ये है नहीं, अगर ये लैंड होता तो डेप्रिशिएट नहीं होता। एनबीवी एट रिवैल्यूएशन मुझे सबसे पहले पता करनी पड़ेगी, एनबीवी एट रिवैल्यूएशन डेट एट 31 दिसंबर, मतलब ईयर एंड है, ठीक है। 20 साल बाद कितना, 200,000 Multiply मल्टीप्लाई बाय 20 कितने बन गए, 60 लाख की रह गई है। बिल्कुल 4 मिलियन उड़ गए। 10,000 में से 60 मिलियन रह गए, ठीक है। कितना आएगा 6 मिलियन, कितने पे पहुंच गई, 30 साल, रिवैल्यूड अमाउंट जो आई है वो फर्ज कीजिए 140 बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सही है, बढ़ भी सकता है, ऑटोमेटिकली इस पे आ जाएगी। हमने पहले एग्जांपल दी थी बगैर डेप्रिसिएशन। बिना अब डेप्रिसिएशन आप के लिए depreciation डेप्रिसिएशन, असल में डेप्रिसिएशन घुसाना ज़रूरी है क्योंकि यहीं पे असल खेल छुपा हुआ है। मैंने जो एग्जाम्पल दी, क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा ना कोई, यही तो प्रॉब्लम है, अभी इसी से करते हैं फिर आगे क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा ना, क्या करूं, ठीक है। 14,000 माइनस 6,000 तकरीबन कितने खड़े हो गए, 8 मिलियन, 14,000 माइनस 6,000, 8,000 क्या चीज़ है ये भाई, 8,000 8,000 क्या है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एनसीए डेबिट, आरएस क्रेडिट, एनसीए डेबिट हो गया बाय 8,000 और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो गया, क्रेडिट हो गया बाय 8,000। असल में वो एग्जाम्पल लैंड के अंदाज की थी जिसमें डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन हकीकत जो एग्जाम्पल बनती है वो डेप्रिसिएशन मिला के बनती है। मकसद क्या है, जो ये अनरियलाइज्ड गेन है, ये रियलाइज होने के भी एक अकेला तरीका नहीं है कि एसेट को बेच दिया, पैसे आ गए, रिवैल्यूएशन सरप्लस में 8 मिलियन पड़े थे, कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट आ रही क्रेडिट। इन केस इफ सोल्ड जनरल एंट्री कुछ भी नहीं बनेगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो जाएगा, हरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, अनरियलाइज्ड गेन किस में बदल जाएगा, रियलाइज्ड गेन में बदल जाएगा। लेकिन IAS 16 का रिवैल्यूएशन मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल एक चीज़ और अलाउ करता है, वो कहता है 2 तरीके से आप एक एसेट को क्या कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। अनरियलाइज से वो रियलाइज 2 तरीके से हो सकता है, एक या तो आप उसे क्या कर दीजिए, बेच दीजिए, या फिर उसे क्या कीजिए, कंज्यूम कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, अब ये 31 दिसंबर 2000
10 को ये सिचुएशन थी। एट 31 दिसंबर 2011 जब मैं डेप एक्सपेंस कैलकुलेट करूंगा तो फिगर क्या बनेगी, डेप एक्सपेंस जो इस वक्त कैलकुलेट कर रहा हूँ वो सबसे पहले देख लीजिएगा। अपडेटेड फिगर कितनी बनी थी मेरे भाई, 14 मिलियन की। कितनी बनी थी? 14 मिलियन। ठीक है। यूजफुल लाइफ जो 50 ईयर थी वो अपडेट होके कितने साल ले गई थी? 30 साल। आफ्टर Reevaluate. 20 ईयर्स। यहाँ पे मेंशन कर दिया, डेट्स मेंशन नहीं की, बाकायदा ईयर मेंशन कर दिए। तो ये जो 50 साल है ये 20 साल निकालने के बाद कितना रह गया? 30 ईयर्स का। ठीक है। सर जब वैल्यू बढ़ रही है तो लाइफ भी फिर बढ़नी चाहिए ना? तुम्हारी वैल्यू बढ़ने से तुम्हारी लाइफ भी बढ़ जाएगी क्या? मेरे ख्याल से तो कम होने का खतरा है। ज्यादा सोचोगे तो। लेकिन अगर आप भाई उस पे काम वाम करवाएं बिल्डिंग पे, अरे बेटा वो इतना नहीं कैपिटल सोचना है, एक्सपेंडिचर होगा। इतना नहीं सोचने का मेरे बेबी। पेड करवा इनकी फोटो दिखा दो मोबाइल पे। सभी नए डाल दिए। ये मौलवी साहब ये थे। दिखा दे। मौलवी साहब चड्डा देखो। चड्डे को इग्नोर कर। बेटे ये गंदी हरकतें नहीं करो, पाँव नीचे करो। कोई आएंगे रिकॉर्डिंग में तो कितना बुरा लगेगा। चल अब दिखा। 14,000 डिवाइडेड बाई 30। नया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर भाई। 14,000 डिवाइड बाय डिवाइडेड बाई 30। 4,66,667। 4,66,667। जरा आप देख रहे हैं डेप्रिसिएशन कहाँ पे था और कहाँ से कहाँ पे आ गया। इस जगह पे IAS 16 का रिवैल्यूएशन मॉडल आपको एक रिलीफ प्रोवाइड करता है। कहता है, यहाँ पे जरा पॉइंट आउट करने दीजिएगा, द एक्सेस डेप्रिसिएशन reflects consumption of the unrealized gain. 2 लाख तो पहले भी डेप्रिसिएशन था। कहता है एक्सेस डेप्रिसिएशन किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? अनरियलाइज्ड गेन को। अनरियलाइज्ड गेन गेट कंज्यूम्ड। तो आपको एक फेवर अलाउ करता है IAS 16 का रिवैल्यूएशन मॉडल। कहता है कि इतनी अमाउंट, ये जो एक्सेस डेप्रिसिएशन की है 667 माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 266,667। इस पे क्या जर्नल एंट्री अलाउ करता है? इसके इस अमाउंट से आप RE को क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए और रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट कर दीजिए। द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन, द सेकंड प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन पूरी तरह AACC F3 में ये चीज़ एग्जामिनेबल है ऑफ रियलाइजेशन। और इससे मुश्किल चीज़ें F3 में बहुत कम है, बहुत टेढ़ी चीज़ है ये। कितने से? 266,667 से। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट आपको IAS 16 का रिवैल्यूएशन मॉडल क्या करता है, ऑफर करता है। इससे ज़्यादा डेप्थ में सर ये जो रीवैल्यूड अमाउंट का डेप्रिसिएशन निकला है, मतलब हमने 1 साल कंज्यूम देखिए अभी तक रिवैल्यूएशन में 8 मिलियन पड़े हुए थे। 8 मिलियन में से 2,66,000 क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और कहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएंगे? RE में ट्रांसफर हो जाएंगे। हमने गेन कर लिया ना। तो सर पैसे तो फिर भी नहीं मिले ना। RE में कैसे डल गया, समझ नहीं आया। कहता है IAS 16 कहता है कि रियलाइज करने के, अनरियलाइज गेन को रियलाइज करने के 2 तरीके हैं। एक तो या तो तुम उसको क्या करो, बेच दो। ठीक है, या तो बेच दो, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो जाएगा, RE क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। और IAS 16 का रिवैल्यूएशन मॉडल आपको दूसरा ऑप्शन ये देता है कि जिस तरीके से कंज्यूम करते जाओ उस तरीके से अनरियलाइज गेन को आहिस्ता आहिस्ता किसमें बदलते जाओ, रियलाइज गेन में। तो ये सिर्फ
इक्विटी शेयर होल्डर्स वगैरह को खुश करने के लिए दिखाते हैं या यार क्योंकि असल में वैल्यू तो कुछ नहीं हुई आईएएस में तो कुछ भी नहीं जाना है ना। आईएएस में कुछ भी नहीं जाता सारा सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ आरई में भी नहीं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाता है। आपके लेवल पे स्टेटमेंट ऑफ आरई की औकात बस एक कैश फ्लो की वर्किंग से ज़्यादा कोई नहीं है। आपके लिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की औकात है, दैट इज एग्जामिनेबल। उसको भी तो सुना है, ठीक है, F3 की बात हो रही तो उसका मतलब मुंह में घुसेड़ दो मेरे के, उन्हें भी सुनाई आ जाए। है। अब अगली बार माइक्रोफोन पहन के बोलेगा। और ये गंदा आदमी बैठा होगा तो मैं माइक्रोफोन पे हाथ रख के मुझे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा वैसे मैं इम्पेयरमेंट की भी एक एग्जांपल लेना पसंद करूंगा, ऑल्दो मुझे पता नहीं कि इम्पेयरमेंट के मुतालिक यहाँ पे इसने क्या कहा। अच्छा, पहले साल 2 लाख की डेप्रिसिएशन आई, तो ये फिर हमने 20 साल बाद किया तो फिर 4 लाख। बेटे तुम इतना परेशान नहीं हो तो सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, तो जितने की 4 लाख की आई, लेकिन जो हम लोग डालेंगे, जो हमें फेवर देता है ये 16, वो हम लोग जितना डिफरेंस होगा पहले डेप्रिसिएशन और आखिरी उसको आरी में डाल दो। उसको आरी में डाल देंगे। पूरी चीज़ एक्सप्लेन यहाँ पे हो रही है, एक दफ़ा पढ़ लो, एक दफ़ा नज़र मार लो और इसकी पिक्चर अगले को भी दिखा दो कि ये क्या है। बंद कर दिया। वीडियो बंद हो गई, नहीं ना, नहीं हुई। पिक्चर खींच लेते हैं पूरा तो। पिक्चर खींच वीडियो के अंदर लो। पिक्चर हाँ ठीक है। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन रखो, ठीक है बेटे, इस पे अच्छी तरीके से नज़र मार लीजिए। अब दूसरी एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, इधर आ जाइए। ये दूसरी एग्जांपल क्या है? दूसरी एग्जांपल जो है एसेट को रिवैल्यू किया गया, ठीक है, एट 31 दिसंबर 2010 एनबीवी ऑफ वैल्यूज छोटे छोटे लेता है जैसे ऑफ अ नॉन करंट एसेट इज 2 मिलियन, ठीक है, 2 मिलियन कर दिया, ठीक है। It has been revalued to 22.6 million या 2600,000, ठीक है। 600,000 से क्या हो गया? बढ़ गया। एनसीए कितने से डेबिट हो गया बेटे? 600,000 से, ठीक है। और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो गया? क्रेडिट हो गया बाय 600,000, ठीक है। अब जरा इधर नजर रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आया एट 31 दिसंबर 2011, अच्छा एक बात, अभी जो पीछे मैंने एक ट्रीटमेंट दिखाया था, बात सुनो, पीछे जो ट्रीटमेंट दिखाया था और उसमें अनरियलाइज गेन को इस्तेमाल की बुनियाद पे रियलाइज गेन में बदला था, यहाँ से भी रास्ता है सीधा सीधा। हर कंपनी वो पॉलिसी फॉलो नहीं करती है, कुछ कंपनी वो पॉलिसी फॉलो करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, ठीक है। 31 दिसंबर 2011 ये जो 2000 डिवाइडेड और ये 2600 पे पहुंच गया। डेप एक्सपेंस कैलकुलेट हुआ सबसे पहले तो 200,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना बनेगा? 2 लाख 8 साल ले गए, ठीक है। 2600,000 डिवाइडेड बाय 8 कर यार, कैलकुलेटर में कर। 2600,000 डिवाइडेड बाय 8 हैरानकुन तौर पे अभी भी कितना ही आएगा? 3,25,000। वाकई इंटरेस्टिंग, ठीक है। अच्छा, इस दफ़ा कंपनी की पॉलिसी ये नहीं है कि अनरियलाइज गेन को रियलाइज गेन में बदला जाए, ठीक है। फिर एट अगर अनरियलाइज गेन को रियलाइज गेन में बदला जाता तो क्या जर्नल एंट्री होती तेरे ख्याल में? रिवॉल्यूशन डेबिट बाय हाउ मच? 1,25,000। ओल्ड डेप्रिसिएशन रेट क्या था? ओल्ड डेप एक्सपेंस 2 मिलियन डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी थी? 10 ईयर्स इज इक्वल टू 200,000 था ओल्ड डेप्रिसिएशन। तो कितने से आरी डेबिट आरी क्रेडिट होगी? 1,25,000 से रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो जाता और आरी क्या हो जाती? क्रेडिट हो जाती।
बहरहाल चलो ये कर भी देते हैं, फर्ज करो ये कर भी दिया हमने, आरी को क्या मार दिया, क्रेडिट मार दिया, रिवैल्यूएशन मॉडल बना पे चल रही है। पूरा फेयर वैल्यू मॉडल पे है, रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं फेयर वैल्यू मॉडल है। 125,000 से डेबिट मारा किस चीज को, रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा अब एक बात नोट कर लो, रिवैल्यूएशन सरप्लस में जो 600,000 गए थे वो 125,000 से क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, गिर चुके हैं। इस वक्त 6 लाख का बैलेंस नहीं आ रहा रिवैल्यूएशन में, ठीक है। अब आया एट 31 दिसंबर 2012, रिवैल्यूएशन हैज बीन कैरिड आउट अगेन, revalued amount is now 1400,000, ठीक है। रिवैल्यूड अमाउंट जो आई 31 दिसंबर 2012 को वो कितने पे आ गई है, 1400,000 पे। रिवैल्यूएशन रिजर्व में जो ओपनिंग बीडी आ रही है वो 600 माइनस 125 कितने की आ रही है, 475,000 की आ रही है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस की वर्किंग की, क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस इस वक्त एसेट की वर्थ कितनी थी, ये 2600 एनबीवी 2600,000 माइनस 325,000 कितनी आ रही थी बेटे एनबीवी, 2600 माइनस 325 2275 लंबे सिर्फ 2600 माइनस 325 या 2375 ऐसे कुछ। इतना कुछ नहीं बताओगे लोग, 2275 लिखा भाई, क्या बता रहे हो? 2275,000। अच्छा नहीं बताया है। वालेकुम अस्सलाम, 2275,000, ठीक है। ये एनसीए के अंदर क्या थी, वैल्यू आ रही थी। एनसीए भी यहीं पे बना देता हूँ, एनसीए एनबीवी ही चला दिया है, वरना फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी इस वजह से। ओपनिंग बीडी आ गई 2275,000 की। इस दफ़ा जो रिवैल्यूएशन किया गया तो अमाउंट कितने पे रह गई है, पूरा 475,000 क्या कर दीजिए, उड़ा दीजिए। 475 रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। एनसीए क्या हो गया, क्रेडिट हो गया बाय हाउ मच, यहाँ पे क्या लिख दिया, रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्या सारा नुकसान पूरा हो गया, नो। इस सीडी को जो आना चाहिए कितने पे आना चाहिए मेरे भाई, 14,000 पे आना चाहिए। 2275 में से 475 माइनस कीजिए, कितने बचे, 400 का एम्पियर में नहीं है। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एनसीए क्रेडिट, ये तीनों फिगर्स प्लस कीजिए, देखिए 2275 बनना है या नहीं बनना। ये पूरे सवाल तो नहीं है, लेकिन अगर ये एग्जाम्पल्स नहीं बनाओ तो करो क्या, एसीसी की किताब खोलनी पड़ जाएगी। तो ये इम्पेयरमेंट लॉस हम एसोसिएट में, इम्पेयरमेंट लॉस अलग IAS 36 है, वो अलग डील होगा, उसमें और भी चीज़ें डील होंगी, उसमें CGU वगैरह भी आएंगे। ये हम एसोसिएट में निकाला। इम्पेयरमेंट लॉस ये IAS में जाएगा बेटे, ये पूरा एक्सपेंस है, इम्पेयरमेंट लॉस लिखा हुआ है, दिस विल बी डेल्ट इन IAS डायरेक्टली, सिर्फ ये हैं? अच्छा फर्ज कीजिए कोई रिवैल्यूएशन आज तक हुई नहीं थी, एसेट 5 लाख का था जी, 5 लाख से कितने पे आ गया, 4 लाख पे, क्या जर्नल एंट्री पास होगी, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट बाय क्रेडिट 100,000, एनसीए क्रेडिट बाय 100,000। IAS में जाएगा या इक्विटी में जाएगा, डायरेक्ट IAS में जाता है। प्रूडेंस कहता है रिकॉग्नाइज द लॉस एज सून एज इट इज फोरसीन, जैसे ही नजर आना शुरू करे वैसे ही क्या कर लीजिए,
रिकॉग्नाइज कर लीजिए। अब बेटे ये फ्री का है। अब इसे कौन पढ़ना पसंद करेगा? मेरा ख्याल है हाथ में आप ले लीजिए। अगला IFRS जो मैं देख रहा हूँ उसका नाम है IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। बेसिकली ये भी नॉन करंट एसेट्स पे ही अप्लाई होता है, लेकिन ये सिर्फ टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स पे अप्लाई नहीं होता। इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स पे भी क्या होता है? अप्लाई हो सकता है। ये इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स की खसूसियत है। गुडविल। एक मेरी बात बताइए, आपने कभी शायद ये जुमला सुना हो, मेरी आईसाइट क्या हो गई? इम्पेयर हो गई। तो बोलते हैं वीक हो गई। बेटे मैं आपके घरेलू स्टाइल में नहीं पूछ रहा हूँ, जनता के दरमियान। अगर किसी ने मेरी आईसाइट क्या हो गई? इम्पेयर हो गई। इम्पेयर वीक नहीं होती बेटे, इम्पेयर होती है, गिर गई। आईसाइट क्या हो गई? गिर गई। जो आईसाइट का लेवल था वो कम आ गया। इसी तरह एसिड जब अपनी वर्थ में गिर जाता है तो वो भी क्या हो जाता है? इम्पेयर। फर्ज कीजिए फर्म के पास एक प्लांट था, बैलेंस शीट में वो $6 मिलियन का क्या आ रहा है? नज़र आ रहा है। ठीक, अच्छा उसकी तकरीबन वैल्यू भी कितनी थी? कितनी थी? 6 मिलियन के आसपास ही थी। $2-5 लाख या तो ऊपर होगी या $2-5 लाख क्या होगी? कम होगी। लेकिन क्या हुआ, रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ, ट्रक जा रहा था, विद इन द फर्म ट्रक भी चल रहे होते हैं, सभी कुछ हो रहा होता है, इक्विपमेंट भी चल रहे होते हैं, लोडर भी होते हैं। लोडर जाके प्लांट से क्या हो गया? टकरा गया, प्लांट को नुकसान पहुंच गया, डैमेज वैमेज जो भी हुआ था वो तो इंश्योरेंस ने क्या कर दिया? भरपाई कर दी, बन गया, सब सही हो गया। लेकिन अब उस एसेट की वैल्यू 6 मिलियन नहीं रह गई, कितनी रह गई? अराउंड 4 मिलियन। एसेट की वर्थ को क्या करना पड़ेगा? गिराना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी की गुडविल थी जी। वैसे तो गुडविल को IFRS 3 डील करता है, लेकिन आपके कोर्स में A2 के कोर्स में IFRS 3 एग्जामिनेबल नहीं है। गुडविल को IFRS 3 रेगुलेट करता है। गुडविल मतलब नाम की कीमत। कुछ बातें गुडविल से मुताल्लिक करना पसंद करूँगा, आपके कोर्स में पूरी तरह गुडविल एग्जामिनेबल है। एक तो गुडविल किस चीज़ को कहते हैं? कंपनी अकाउंट्स के अंदर सिर्फ वो गुडविल रिकॉग्नाइज की जा सकती है जिसे क्या किया गया हो? परचेज किया गया हो। ओनली परचेज गुडविल कुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। ठीक है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एट ऑल। पॉसिबल ही नहीं है उसे रिकॉग्नाइज करना एज पर IFRS 3। दिस इज ACCS पॉइंट। ठीक है, IFRS 3 आपका वैसे एग्जामिनेबल नहीं है, लेकिन गुडविल आपकी थोड़ी बहुत एग्जामिनेबल है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी IFRS 3 का आपको जिक्र क्या मिलेगा? देखने को मिलेगा। ओनली परचेज गुडविल कुड बी रिकॉग्नाइज। अब परचेज गुडविल खड़ी कैसे होती है? सवाल ये पैदा होता है, पार्टनरशिप खरीद। बेटे कम सोच। वैसे तो सही बोल रहा था, लेकिन इस वक्त मुझे ही बोलने दे तो ज़्यादा बेहतर है। एक कारोबार दूसरे कारोबार को खरीदने के लिए पहुंच गया। एसेट्स की वर्थ थी 80 लाख। नेट एसेट्स की जो वर्थ कैलकुलेट की गई, सब फेयर वैल्यू मिला के, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदने जाती है तो लैंड जो है वो बैलेंस शीट वैल्यू पे नहीं देखा जाता है, मार्केट वैल्यू पे देखा जाता है। सब चीज़ों की फेयर वैल्यू। रिसीवेबल 40 लाख के आ रहे थे, उन्होंने बोला भाई ये कौन से कचरा रिसीवेबल है, ये तो 25 लाख से ऊपर की इनकी औकात ही नहीं है, तो रिसीवेबल कितने पे दिखाए जाएंगे? 25 लाख पे। ठीक है, इसी तरीके से बेड डेट जो है वो बेड डेट कह रहा हूँ, इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री को भी कुछ ओवर स्टेट किया हुआ था। खरीदार कंपनी आई, उसने कहा भाई ये इन्वेंट्री की वर्थ इतनी नहीं है, आपने बहुत सारी ऑब्सोलीट इन्वेंट्री इसमें क्या करके रखी हुई है, जमा करके रखी हुई है, तो काइंडली अपनी इन्वेंट्री को क्या कीजिए? अपडेट कीजिए। फिर दो पार्टियों के दरमियान एग्रीड वैल्यूज तय होती हैं। लैंड की वैल्यू ये है, इन्वेंट्री की वैल्यू ये है, रिसीवेबल की वैल्यू ये है, ट्रेड पेएबल की वैल्यू है। खरीदार कहता है ठीक है, ये आपकी वैल्यूज तय हो गई,
80 लाख रुपए टोटल अमाउंट बन रही है नेट एसेट्स की। नेट एसेट का दूसरा नाम क्या है ओवैस साहब? नेट एसेट का दूसरा नाम भी नेट एसेट्स ही है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ऑल एसेट्स। जलील लोग बोलने से परहेज करें। जी आप बताएं नेट एसेट्स का दूसरा नाम क्या है? टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी सर। टोटल लायबिलिटी। जब टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस कर दो तो अब्दुल्ला क्या बचता है? कैपिटल। कैपिटल। ये तुम कंफ्यूज कर रहा था। ये 3 नुक्तों वाला तुम्हारे लगाने का दिल चाह रहा है। नेट एसेट्स सवाल ही नहीं सुना मैं अपना हाँ तो बोला क्यों तूने नेट? नेट एसेट बोला क्यों? अच्छा अब एक बात सुनो, टोटल एसेट्स में से अगर टोटल लायबिलिटीज को निकाल दिया जाए तो क्या बचता है? कैपिटल। और कैपिटल का ही दूसरा नाम क्या है? नेट एसेट्स। एक एक्सप्लेनेशन देखना पसंद करूंगा यहाँ पे, वो इस अकेली चीज़ को कवर नहीं कर रही, इससे ज़्यादा को कवर कर रही है। ठीक है, आपको जो इक्विटी का सेक्शन दिखता है और लायबिलिटीज़ का सेक्शन दिखता है और दूसरी तरफ एसेट का सेक्शन दिखता है। एसेट्स क्या हैं? असासे कीमती चीज़ें हैं। कीमती चीज़ों को ख़रीदने के लिए जो फंडिंग हासिल की गई है वो 2 रिसोर्सेज से हासिल की गई है। पहली रिसोर्स इक्विटी या प्रोवाइडेड बाय द ओनर, ठीक है, और दूसरी रिसोर्स क्या है? लाइबिलिटी। लायबिलिटीज़, ठीक है। लायबिलिटीज़ का मतलब कर्जे, कर्जा जा। तो 2 अलग अलग तरीक़ाकार से या 2 अलग ज़राए से हम अपने एसेट्स को क्या करते हैं? फंड या फाइनेंस करते हैं। ओनर से कौन सा बिलोंग करता है? कैपिटल। ये जवाब अच्छा नहीं है, अगर इसको ज़रा सा एक्सप्लेन किया जाता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। ओनर से कौन सा बिलोंग करता है? जो वो इन्वेस्ट करता है सर। उतने एसेट्स जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट में क्या होते हैं पूरे। तो जब टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? कैपिटल। जवाब इनका क्या ही है, सही है, लेकिन इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी। उसके पैसों से जितने एसेट आए हैं वो ही बेच सकता है। ट्रेड पेएबल से जो पैसा आया है या बैंक लोन से जो पैसा आया है वो उसकी मिल्कियत नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ अपना कैपिटल बेचता है, अपनी इन्वेस्टमेंट बेचता है इन रियलिटी। तो टोटल एसेट्स में से जब टोटल लायबिलिटीज़ को निकाला जाता है तो जो एसेट्स सामने आते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? ओनर से, ठीक है। ये एक बात क्लियर हो गई। याद रखना कि जो टोटल एसेट्स वाला या नेट एसेट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बड़े पैमाने पे पेपरों में क्या होता है? एग्जामिन होता है। वो कैपिटल को कैपिटल लिखता ही बहुत कम है, क्या लिखता है? नेट एसेट्स, ठीक है। पेपर में बहुत ज़्यादा करता है ये, तो ये बात एक जहन में रखने की ज़रूरत है। अच्छा, आप गए, आपने बोलेंगे दूसरी एक कंपनी आई, बोलेंगे आपकी जो नेट वर्थ है या नेट एसेट्स की वर्थ है वो कितनी है? 80 लाख। हम आपको डायरेक्ट कितना करोड़ रुपए दे रहे हैं? 1 करोड़ रुपए। अब जनरल एंट्री क्या बनाएगा खरीदार? उन्होंने 1 करोड़ रुपए ले भी लिए, जनरल एंट्री क्या बनाएगा? कौन? NCA CA जो भी आए, डेबिट, गुडविल डेबिट बाय 20 लाख, एसेट्स डेबिट बाय 80 लाख और 1 करोड़ पेएबल टू द सेलर कंपनी। फिर पेएबल डेबिट और फिर कैश क्रेडिट या जो भी शेयर वेयर दिए वो सब क्रेडिट। ये सब तो आपने का क्या किया भाई? डील किया हुआ, ठीक है। 2 एंट्रीज में ये ट्रांजैक्शन क्या होती है? ख़त्म, कंप्लीट होती है। एक तरफ आप गुडविल डेबिट करते हैं, NCA डेबिट, NCA ही में आती है गुडविल, लेकिन गुडविल को शुरू में अलग दिखाया जाता है, बैलेंसिंग फिगर के जरिए हासिल करते हैं। NCA डेबिट, उसी के नीचे गुडविल डेबिट, उसी के नीचे करंट एसेट डेबिट, और फिर पेएबल टू या कंसिडरेशन पेएबल, मुआवजा जो हमने अदा करनी है 1 करोड़ रुपए का, वो क्रेडिट मार देते हैं। फिर क्रेडिट जो मारा गया मुआवजा होता है, कंसिडरेशन पेएबल को डेबिट मारते हैं, कैश क्रेडिट करते हैं, शेयर्स अगर दे रहे हैं तो शेयर क्रेडिट करते हैं, और जो चीज़ें ले रहे हैं वो क्रेडिट करके, और उस लायबिलिटी को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। अब जब हमने एक नई कंपनी खरीदी, अब हम गुडविल को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज करने की क्या रखते हैं? सलाहियत।
only purchase goodwill could be recognized in the financial statements as per IFRS 3. ठीक है. और IAS कौन सा है? अब दूसरी बात और सुन लीजिएगा, एक मैं और भी बात बता दूं, ये इसी किताब में कई जगह पे जिक्र है, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर पूरी तरह पढ़ा नहीं है, ये आपको आइडिया नहीं है. एक बात और बता दूं, देयर इज़ नथिंग लाइक नेगेटिव गुडविल. नेगेटिव गुडविल क्या होती है? कोई चीज़ ही नहीं होती. मैंने आपको जुमला क्या बोला? देयर इज़ नथिंग लाइक नेगेटिव गुडविल. नेगेटिव गुडविल कोई चीज़ ही नहीं होती है. उसकी वजह क्या है? आपके एसेट्स की वर्थ कितनी है? 80 लाख रुपए. जी. आप मार्केट में भी बेचने जाएं, जब आपने सब चीज़ों की फेयर वैल्यू ही पता कर ली और ये भी पता चल गया इनकी फेयर वैल्यू कितनी है, 80 लाख रुपए, आप कंपनी के तौर पे बेचे ही नहीं. आप सारे एसेट्स को क्या बेचते हैं? मार्केट में अलग अलग करके भी बेचे, कंपनी के नाम से नहीं बेचे, तो भी बताएं कितने पैसे जमा हो जाए. आपका नाम कितना भी डूब जाए, आप 80 लाख की चीज़ 60 लाख में कैसे दे देंगे? बेचेंगे. क्या ये मुमकिन है? तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक नेगेटिव गुडविल. लेकिन कभी कभी एक भंडा होता है, एक थोड़ा सा इत्तेफाक होता है कि जो सेलर कंपनी है उसकी बार्गेनिंग पावर क्या थी? कम थी. और परचेजर कंपनी की बार्गेनिंग पावर क्या थी? ज़्यादा थी. या कुछ ऐसे एसेट्स इन्वॉल्व हैं जो नज़र नहीं आ रही, या कुछ ऐसी लाइबिलिटीज़ इन्वॉल्व हैं जो वक्ती तौर पे नज़र नहीं आ रही या अपनी फेयर वैल्यू पे नहीं है, जिसकी वजह से नेगेटिव गुडविल जैसा कॉन्सेप्ट जन्म लेता है. इसका पुराना ट्रीटमेंट क्या था, मैं उस बारे में जिक्र करना भी पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि वो इतना पुराना कॉन्सेप्ट है. ऑल्दो वो ट्रीटमेंट आज भी बीकॉम में किया जाता है, ठीक है, मुझे वो ट्रीटमेंट पता है, लेकिन मैं उसका जिक्र यूँ नहीं करूँगा. इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर यू. ठीक है, वो तो बेटे बात की बात है. पहले गुडविल रिकॉर्ड कैसे होती है वो तो सुन लो. तो अगर इत्तेफाकन गलती से नेगेटिव गुडविल जनरेट हो ही जाए तो IFRS 3 क्या कहता है? यू मस्ट लिसन दिस विद केयर. IFRS 3 क्या कहता है? टेक इट एज एन इनकम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नेगेटिव गुडविल को डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज ऑफ ABC कंपनी लिमिटेड. बस, जो आपने 10 लाख कम में खरीदी, 80 लाख की चीज़ कितने में खरीद ली? 70 लाख में. उसे डायरेक्ट इनकम के तौर पे अदर इनकम में क्या कर दीजिए? दिखा दीजिए. नथिंग एल्स. सही. वो आपके लिए क्या है? अदर इनकम है. कोई नेगेटिव गुडविल रिकॉग्नाइज होने की इजाज़त IFRS 3 नहीं देता. नॉट एट ऑल. ठीक है, ये बात रिकॉर्डेड है और ये रिकॉर्डेड लेक्चर अपने पास रखिएगा, ये काम आएंगे बाद में भी. अच्छा, मैं चल रहा था इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स की तरफ. जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो गुडविल भी खड़ी होती है, उसके एसेट भी उसके हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है. ये जो नई कंपनी आती है, ये खरीदार कंपनी के लिए क्या होती है? CGU. ठीक है. क्या कहलाती है ये? CGU. कॉस्ट गुड. बस मत चलाओ. ठीक है, एब्रीविएशन तो बताते हैं, कंफ्यूजिंग हो रहा है. बताते हैं. इतनी याद जल्दी होती भी है बोल रहे. कॉस्ट गुड. एक बस इतना फिलहाल के लिए सुनना, इतना काफ़ी है. अभी तक मैं सिंगल प्लांट सिंगल एसिड की क्या दे रहा था? एग्जांपल दे रहा था. जब एक पूरी कंपनी इम्पेयर होगी, आपने एक कंपनी 80 लाख की खरीद ली, खाने बना के बेचती थी, खाना बना के बेचा, 19 लोग अस्पताल पहुंच गए और एक क्या हो गया? मर गया. आपकी तो सब गुडविल उड़ गई. एसिड्स की वर्थ कितनी है? 80 लाख या 90 लाख, 1 करोड़ थी अभी तक. तो गुडविल तो उसी वक्त पूरी उड़ानी पड़ जाएगी तकरीबन, और उसके बाद पता नहीं क्या कुछ उड़ेगा और कितना उड़ेगा. ठीक है, वो नसीब है आपका. ठीक है, लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा झटका लगेगा और पूरा CGU अपनी वर्थ बहुत बुरी तरह क्या हो कर देगा? खो देगा. कहाँ 1 करोड़ रुपए पे नज़र आ रहा था आपकी बैलेंस शीट में मिला के, और अब उसमें जितने भी नुकसान आते हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा? अकाउंट फॉर करना पड़ेगा. तो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट ना सिर्फ एक एसेट पे अप्लाई होता है, बल्कि एक पूरी
कंपनी पूरी एक इन्वेस्टमेंट पे भी क्या हो सकता है अप्लाई। एक कंपनी में जब आप एक कंपनी ने खरीदा तो उसके लिए तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है ना। तो दीज इन्वेस्टमेंट्स आर कॉल्ड CGUs। क्या कहलाती हैं? ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा, इससे पहले पढ़ना शुरू करो। इस ज़बान से पढ़ना कि इस तक आवाज़ जाए। आप पढ़िए। क्या IS 36 This standard seeks to ensure that non-current assets are not shown in the statement of financial position at a value more than their recoverable amount. एक रजिस्टर मुझे चाहिए होगा या एक कोई कॉपी चाहिए होगी। नहीं ये नहीं मिला है। एसेट अब फाइनेंशियल बैलेंस शीट के अंदर अपनी असल वर्थ से ज़्यादा पे नज़र IS 36 इस बात को इंश्योर करता है कि एसेट अपनी हकीकी हैसियत से ज़्यादा पे नज़र ना आए। उसको वो कहता है रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट का अपना एक फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे IS 2 में आप सुनते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, इधर सुनेंगे हायर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट और अबे रिकवरेबल अमाउंट का ही फॉर्मूला आप बोल रहा हूँ। अच्छा हायर ऑफ फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू लेस एनी कॉस्ट टू सेल और दूसरी तरफ VIU वैल्यू इन यूज। अब वैल्यू इन यूज ऐसे कैलकुलेट नहीं होती है। 6 साल इस्तेमाल होगा तो 6 साल के कैश फ्लोज मल्टीप्लाई बाय DF सॉरी डिस्काउंटेड फैक्टर PV ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज ऑफ नेक्स्ट 6 ईयर्स को टोटल करेंगे। दूसरी तरफ टोटल आएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का जो टोटल आएगा 6 साल का वो, और उसका मुकाबला किससे करेंगे? फेयर वैल्यू लेस एनी कॉस्ट टू सेल से। तो जो हायर होगी वो क्या होगी? NCA की अरे रिकवरेबल अमाउंट होगी मेरे भाई। क्या होगी? रिकवरेबल अमाउंट होगी। क्या होगी? रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, एक दफ़ा मैं खुद भी फॉर्मूला देख लूँ। नहीं देख रहा। व्हेन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट, अब खुद वो बना के दिखाऊंगा ना एग्जाम्पल, क्या पता ये एग्जाम्पल दे दें। वैसे IS 36 बहुत बड़े पैमाने पे इसमें क्या किया गया है, एग्जामिन किया गया है। ये तेरी में बरकत के लिए बार बार बंद हो रही है। कुछ करो ना आपको। ठीक। When the carrying amount of an asset, बेटे हम सब होश में है, पागल हुए हो क्या? When the carrying amount of an asset, आ जाओ इधर, impairment of assets के बाद आगे आते हैं when the carrying amount of an asset is reduced to its recoverable amount। अच्छा, ये फॉर्मूला जो है ना, ये 2 मुआ फॉर्मूला है, ज़रा एक सेकंड देख लीजिएगा। हाँ, एक है लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट लोअर ऑफ रिकवरेबल और बेहतरीन, लेकिन मैं यहाँ पे NBV लिखना क्या करूँगा पसंद, या CA लिखना क्या करूँगा पसंद, क्योंकि IAS 16 जब IFRS डील होता है तो NBV नहीं लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? CA, कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्ट नहीं है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्ट माइनस एनी इम्पेयरमेंट लॉस। ये पूरा CA का फॉर्मूला, ये एडवांस में बता दो। जो भाई कैरिंग अमाउंट का आपका फॉर्मूला है। पूरा चार्टर्ड अकाउंट चला आगे। ठीक है, अब आए रिकवरेबल अमाउंट पे। रिकवरेबल अमाउंट मस्ट बी द हायर ऑफ, अब भी 2 चीज़ें आएंगी। एक VIU वैल्यू इन यूज को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं VIU। ये हकीकत में क्या है? डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। तुमने डिस्काउंटिंग नहीं पढ़ी है लेकिन आसान माशाल्लाह। हाँ पढ़ चुके, इस ये भी बहुत कुछ पहले ही पढ़ चुका है। ठीक है, VIU और VIU के बाद फेयर वैल्यू लेस एनी कॉस्ट टू सेल। क्योंकि फेयर वैल्यू की अकेली तो कोई अहमियत
नहीं बनती ना, कुछ अगर पैसे तो लगेंगे ना उसे बेचने पे, फ्री में तो नहीं बिक जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से जो हायर होगा वो रिकवरेबल अमाउंट बनेगी, फिर इन दोनों में से जो लोअर होगा वो क्या बनेगा, बैलेंस शीट में जाएगा। वो बैलेंस शीट में आने की क्या रखता होगा सलाहियत, आया वाला कहाँ जाएगा? बताओ। दोनों में से जो हायर होगा वो रिकवरेबल अमाउंट होगा, और रिकवरेबल फिर इन दोनों का मवाजना किया जाएगा। अगर तो सीए और एनबीबी क्या हुई, बड़ी हुई, तो कोई परेशानी की बात, सब ओके है। और अगर एनबीबी क्या आ रही हुई, बड़ी और रिकवरेबल, मैंने उल्टा बोल दिया था पहले, इन दोनों में से जो हायर होगा वो इधर आ गया। फर्ज करिए जो हायर हुआ वो 80,000 था और बैलेंस शीट में कितने आ रहे हैं, 1 लाख। इम्पेयरमेंट लॉस कितने हज़ार का हो चुका है, 20,000 यार, 80 था, 20,000 का हो गया। अच्छा अब इधर आइए, इधर से हायर ऑफ निकाला, यहाँ पे आया 1,20,000 और कैरिंग अमाउंट कितने पे आ रही है, 1 लाख की। बताएं कितने का नुकसान हुआ, 1 रुपए का नुकसान भी नहीं हुआ, कुछ करने की सही जरूरत कर रहे नहीं थे है। आप अपना सीए। आप आपका जो कैरिंग अमाउंट है वो क्या नज़र आ रही है, ओके की रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे IAS 36 तकरीबन। अच्छा इधर 60 आया, इधर 80 आया, हैं? इधर 60 आया, इधर 80 आया। तो सही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। कैरिंग अमाउंट लोअर है ना, कैरिंग अमाउंट लो आ रही है और बैलेंस शीट में लो फिगर ही उसे चाहिए। रिकवरेबल अमाउंट अगर 60 से क्या रह गई, कम रह गई, 50 पे आ गई, अब ये 60 पे नज़र नहीं आ सकता। 10 रुपये का क्या रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। एम्पेयरमेंट लॉस 10,000 से डेबिट होगा, NCA 10,000 से क्या हो जाएगा, बात समझ में आ गई। ये है IAS 36 के पीछे बेस। रिकवरेबल अमाउंट को ये फर्दर वो करेगा एक्सप्लेन। इससे पहले ये पढ़िए क्या कह रहा है, मेरा हलक बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहा है। अब्दुल राफिक पढ़िए जी। हाँ काफ़ी है, इसको बंद करो, बहुत बुरा लग रहा है भाई। सर 1 बज गया। कौन सा आग रहा था सर? तो भाई मैं कौन सा हराम काम कर रहा हूँ, मुझे ये तो बता दो। मैं अपने पैसे हलाल कर रहा हूँ और बगैर तो तुम लोग परफॉर्म करो, इसके लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। तो परफॉर्म के लिए दुआएं भी तो करनी है। तो मेरे बेटे दुआएं करने के लिए तुम्हें 3-4 घंटे मिलेंगे अल्लाह के हुक्म से। मेरे लिए भी दुआ करना कि मैं अल्लाह वाला हो जाऊँ, बस यही कह सकता हूँ। ठीक है, बस यही दुआ करना और कुछ दुआ नहीं करना। ये दुआ करना मैं अल्लाह वाला हो जाऊँ। भाई पढ़ लो, ये मजाक नहीं कर रहा, सीरियस कह रहा हूँ। मेरे ख्याल है तुम्हें मौका मिलेगा। हाँ ये ठीक है, पढ़ो 24.1 जी। ये 24 Impairment loss is recognized when the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. क्या कह रहा है, एम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा जब कैरिंग अमाउंट क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, एक्सीड कर रही है अपनी रिकवरेबल अमाउंट से। मैंने इस फॉर्मेट में बना दिया, उसने अंग्रेजी में लिखा है, बात एक ही है। ठीक है, आगे द एम्पेयरमेंट Loss is recorded as an expense in the income statement unless it is related to a revalued asset. अगर रिवैल्यूएशन से रिलेट करता हुआ तो पूरा वही रिवैल्यूएशन वाला जो हम पीछे मनियम बेच के आए डेबिट हो हैं। जाएगा। अदरवाइज IAS जनरल में एंट्री कुछ क्या नहीं बनेगी, IAS एम्पेयरमेंट लॉस डेबिट। डेबिट होगा और NCA क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर एसेट रिवैल्यूड हुआ तो फिर वही वर्किंग होगी जो हमने पीछे एज पर IAS 16 की है। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल जनरल एंट्री एम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और NCA क्रेडिट की बनेगी। आगे Once an impairment loss is recognized, the asset should be valued. Adjustments are also needed for depreciating the asset for future period। तू पढ़ भाई, मेरा अलग खुशकी से पढ़ना जा रहा है। Adjustments are also needed for depreciating the asset for future periods. डेप्रिसिएशन जो अब तक हो रहा था वो तो 60 लाख के हिसाब से हो रहा था, अब किस हिसाब से होगा, 50 लाख के हिसाब से। ठीक है, If the asset's carrying value is less than either of assets fair value less cost to sell and its value in use, then the asset will not be impaired. क्या मतलब दोबारा वही जो आप कह रहे थे, क्या, अगर रिकवरेबल अमाउंट वो है हाई है carrying CA से, if the assets carrying value is less is than less than either the assets fair value less cost to sell and its fair value is used। इम्पेयरमेंट जैसा कोई सीन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आगे पढ़ो, जल्दी करो। अबे भाई ये पढ़वाना, ये रिवर्सल का ये ड्रामा जो है ना ये गंदा है। ये तो पढ़ो, डायरेक्ट यही पढ़ो।
अबे भाई ये तो पढ़ जल्दी कर। Carrying value is the amount at which an asset is shown in the statement of financial position reduced by accumulated depreciation and accumulated impairment loss. ठीक है, इस- कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं? कैरिंग अमाउंट का फॉर्मूला बता रहा था ये आगे। तो CGU जो आपको CGU ये है, कैश जनरेटिंग यूनिट कहलाता है ये। आगे बढ़िए। This is a separately identifiable group of assets. सेपरेटली आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट्स। इसने ग्रुप क्यों कहा? ये पूरी एक कंपनी है या पूरा एक मशीन्स का सेट है जी या पूरा इदारा विद इन एन इदारा है जो कैश जनरेटिंग यूनिट है, जो क्या कमा के देता है। कैश जनरेशन कहाँ होगी? जो कमा के देगा। तो दिस इज कॉल्ड CGU। पर that continuously प्रोड्यूसेस cash inflows, and these cash flows are mainly independent of the cash inflows from use of other assets or group of assets. क्या कह रहा है? Cash These cash flows are mainly independent। ये इंडिपेंडेंट होते हैं ये उन cash inflows से ऑफ द कैश इनफ्लोज फ्रॉम Use द of- यूज ऑफ अदर एसेट्स। मतलब एक कंपनी कोई एक कंपनी से मिलके नहीं बनी होती, कई कई कंपनी से मिलके क्या होती है, बनी हुई होती है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसके जो कैश फ्लोज होंगे CGU के वो इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब ये एक पूरा इदारा होगा अपने अंदर जो कैश जनरेशन की क्या रखता है, सलाहियत, और ये भी अपनी वर्थ हो सकता है। अब रिकवरेबल अमाउंट को एक्सप्लेन कर रहा है। the recoverable amount of an asset or a cash generating unit is the higher of its fair or realizable value less future cost to sell and its present value to the ये company. रियलाइजेबल वैल्यू का लिखे, रीसेल वैल्यू। Sorry. दोबारा पढ़ो। The recoverable amount of an asset or a cash generating unit is the higher of its fair or resale value less future cost to sell and its present value to the company when used by the company. VIU को कह रहा है अभी तो आपने सब- प्रेजेंट वैल्यू, PV, डिस्काउंट फैक्टर एप्लीकेशन की बात कर रहा है। VIU पे डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है? अप्लाई होता है। फेयर वैल्यू पे कोई डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई नहीं होता। आगे बढ़ बेटा। Fair value is the value at which an asset could be exchanged between knowledgeable and willing parties in an arm's लेंथ ट्रांजैक्शन, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन होती है मार्केट में बेचने का। बोला ये चीज़ है, उसे सब इसकी खराबियां, अच्छाइयाँ, बुराइयां पता है। उसने बोला इतना पैसा दूंगा। दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू। मार्केट प्राइस खत्म बात। VIU. VIU VIU is the present or discounted value, of discount factor. estimated future cash flows expected to be derived from an asset or a cash CGU. generating unit CGU। ये एक एसेट पे भी लग सकता है और पूरे CGU पे भी लग सकता है। इंडिकेशंस बता रहा है। एम्पेयरमेंट को चेक किया किस वक्त जाता है? एक एसेट को एम्पेयरमेंट के लिए चेक किया किस वक्त जाता है? पढ़िए। External factors: decline in market value, negative changes in technology, markets, economy, or loss. कानून ऐसे आ गए हैं, इकोनॉमी में डाउनफॉल आ गया है या मार्केटें गिर गई हैं या टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, आपका माल क्या रह गया है, वो सीधा एक्स हो गया है, फिर मार्केट वैल्यू ही गिर गई है इस एसेट की, या फिर आगे क्या कह रहा है? Increase in market interest rates. अमूमन अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट में लोग कमी कर देते हैं, जिसकी वजह से नॉन करंट एसेट वगैरह की वैल्यू क्या जाती है, नीचे जाती है। Prices of companies' share are below book value. जितने पे बुक वैल्यू पे शेयर प्राइस नज़र आ रहे हैं, मार्केट में उतने पे भी नज़र नहीं आ रहे, उससे भी क्या आ रहे हैं? कम पे नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब मार्केट की एक्सपेक्टेशन फर्म से क्या है, काफ़ी कम है। ठीक है, गुडविल फर्म की क्या होती जा रही है, गिरती जा रही है। आगे इंटरनल इंडिकेटर्स factors. क्या हैं? ऑब्सोलीसेंस और फिजिकल डैमेज। एक्सपायरी डेट आ गई है माल की, या फिर फिजिकल डैमेज हो गया, जैसे ट्रक ने आके मैंने बोला प्लांट में घुस गया या वॉट एवर। Asset is part of a क्या है? Restructuring or held for disposal. ये जो एसेट है ये सिर्फ वक्ती तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है या तो इसे बेचने के लिए रखा गया हुआ है, ठीक है, हेल्ड फॉर डिस्पोजल ही है सिर्फ,
या फिर अभी जो हम रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं फर्म को फॉर एग्जांपल, उसमें इस्तेमाल होना है, तो फिर भी इसके एम्पेयर होने के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा। Worse economic performance than expected. फर्म की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से भी क्या रही? बुरी रही।